3 जनवरी 2026 की रात लगभग 10:30 बजे बेंगलुरु के संकल्प निलया अपार्टमेंट से निकलती आग की लपटों और धुएं को देखकर आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जब बिल्डिंग के ओनर को इसकी खबर मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन से निकली पुलिस की टीम फायर फाइटर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस वहां मौजूद बिल्डिंग ओनर विजयेंद्र से पूछताछ करती है, जिन्होंने बताया कि उस फ्लैट में रात के करीब 10:15 से 10:30 बजे के आसपास आग लगी होगी और उसमें 2 लड़कियां रेंट पर रहती हैं। फ्लैट का मेन डोर अंदर से लॉक्ड था, इसलिए पुलिस को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत से उस दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। उस फ्लैट का एक रूम पूरी तरह जल चुका था। बेड, कर्टेन्स और कुछ फर्नीचर राख में तब्दील हो गए थे। वहीं हॉल और बाकी हिस्सों में आग पहुंची ही थी, बट फॉर्चुनेटली फायर फाइटर्स की टीम ने भीषण आग से जूझते हुए किसी तरह इस आग पर काबू पा लिया और आग दूसरे घरों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आग के बुझते और धुएं के छटते ही उनकी नजर किचन के फर्श पर पड़ी एक लड़की की लाश पर पड़ती है। जब पुलिस ने बिल्डिंग ओनर से लाश की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि यह लाश उस फ्लैट में रहने वाली शर्मिला की थी। इस फ्लैट में शर्मिला अपनी फ्लैटमेट शबरीन के साथ रहती थी, लेकिन आग पर काबू पाने के बाद जब पुलिस ने पूरे फ्लैट की तलाशी ली तो वहां उन्हें सिर्फ शर्मिला की लाश मिली और उसकी फ्लैटमेट शबरीन का कोई अता पता नहीं था। एक फ्लैट में 2 लड़कियां और फिर अचानक लगी आग में एक लड़की की मौत और एक लड़की का ना मिलना पुलिस को सस्पिशियस लगने लगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत क्राइम सीन को सिक्योर कर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स, क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। लेकिन क्राइम सीन की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ने तो उल्टा पुलिस को ही कंफ्यूजन में डाल दिया और इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स थे जो उस वक्त सरफेस लेवल पर लॉजिकल भी लग रहे थे। पुलिस को शुरुआती तौर पर लगा कि आग फ्लैट के उस बेडरूम से शुरू हुई थी जो विक्टिम की फ्लैटमेट शबरीन का रूम था। जब पुलिस ने शबरीन से कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो बीते 15-20 दिनों से किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी और यह बात उसकी मोबाइल लोकेशन से वेरीफाइड भी हो गई। यानी जो शबरीन अब तक शक के घेरे में थी वो रूल आउट कर दी गई। अब शबरीन के उस कमरे में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मौजूद थे, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन में पुलिस को लगा कि आग इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शनिंग के चलते हो सकती है। सेकेंडली, वो फ्लैट अंदर से लॉक था और किसी तरह कोई फोर्स एंट्री के साइन नहीं थे। इनफैक्ट आसपास के नेबर्स ने भी उस दौरान कोई सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की थी। सो इन्हीं प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर पुलिस ने शुरुआत में यह माना कि विक्टिम की मौत शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के चलते लगी आग और उसके धुएं से हुए सफोकेशन से हुई होगी। हालांकि जब शर्मिला का पोस्टमार्टम किया गया और जब फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन को डिटेल में एग्जामिन किया तो दोनों रिपोर्ट्स ने ऐसे खुलासे किए जिन्होंने पूरी एक्सीडेंटल फायर वाली थ्योरी को हिला कर रख दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब आग लगने के बाद बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो कातिल उसी भीड़ में मौजूद अपनी आंखों के सामने खुद के रचे इस मंजर को देख रहा था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द ग्रिजली केस ऑफ शर्मिला कुशलप्पा। शर्मिला डीके उर्फ शर्मिला कुशलप्पा बेंगलुरु में एक्सेंचर में काम करने वाली 34 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। साउथ कन्नड़ा के बेंगलुरु रीजन से बिलोंग करने वाली शर्मिला करियर के चलते बेंगलुरु शिफ्ट हो चुकी थी। वो अनमैरिड थी और एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, जहां अपनी जॉब और डेली रूटीन को वो काफी डिसिप्लिन के साथ मैनेज करती थी। बेंगलुरु के राममूर्ति नगर के सुब्रमण्य लेआउट एरिया में मौजूद संकल्प निलया अपार्टमेंट में शर्मिला अपनी फ्लैटमेट शबरीन के साथ 2 BHK फ्लैट में रहती थी। यह एक पॉश रेसिडेंशियल लोकेलिटी मानी जाती है, जहां अक्सर IT प्रोफेशनल्स और वर्किंग इंडिविजुअल्स रहते हैं। शर्मिला की डेली लाइफ काफी सिंपल और प्रेडिक्टेबल थी। रोज सुबह शाम अपनी बालकनी में पेड़ों को पानी देना उसके रूटीन का हिस्सा था और यह आदत इतनी रेगुलर थी कि आसपास के लोग भी इसे अच्छी तरह से जानते थे। उसका नेचर भी बिल्कुल उसकी लाइफ की तरह शांत और सिंपल था, ना ईगो ना गुस्सा। वो हर किसी से प्यार से बात करती और बड़े लोगों की इज्जत करती। यही वजह थी कि पड़ोस में उसकी इमेज एक काम और डिसिप्लिन इंसान की बनी हुई थी। लेकिन किसे पता था कि इस फ्रेंडली नेचर और बालकनी रूटीन की वजह से किसी की नजर उस पर टिक चुकी थी, किसी ऐसे इंसान की जो उसकी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी हर मुस्कुराहट को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था और अपने दिमाग में एक ऐसी बीमार फैंटेसी बुन रहा था जो जल्द ही एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। और फिर आया 3 जनवरी का वो काला दिन जब शर्मिला की ये सुकून भरी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर मिटने वाली थी। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने फ्लैट का इंस्पेक्शन किया तो उनकी नजर बर्न पैटर्न्स पर गई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आग रैंडम तरीके से नहीं फैली थी,
बल्कि कुछ स्पेसिफिक चीजें जैसे स्पेयर बेडरूम, बेडशीट्स, कर्टन्स और कपड़ों को सिलेक्टिवली जलाया गया था। खासकर स्पेयर रूम में कुछ खून से सने कपड़ों को जलाने की कोशिश की गई थी, जिससे इस बात का शक गहरा हो गया था कि किसी ने जानबूझकर एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। फिर जब जांच आगे बढ़ी तो एक और इम्पोर्टेंट डिटेल सामने आई। शबरीन के बेडरूम में आग तो लगी थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट का कोई ठोस एविडेंस नहीं था, और वायरिंग या अप्लायंसेस में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे एक्सीडेंटल फायर की थ्योरी मजबूत हो सके। इन सारे फॉरेंसिक क्लूज ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की दिशा पूरी तरह बदल दी। जो मामला पहले एक्सीडेंटल फायर का लग रहा था, अब धीरे धीरे एक प्लान्ड क्राइम और डेलिबरेट आर्सन की तरफ इशारा करने लगा। क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद टीम ने इंसिडेंट की जगह से सारे सबूत इकट्ठा किए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया। फिर आखिर में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई तो मेडिकल एग्जामिनेशन में सामने आया कि विक्टिम के शोल्डर, लेग और पेट पर इंजरीज और स्ट्रगल के क्लियर मार्क्स थे जो फायर बर्न से मैच नहीं कर रहे थे। विक्टिम के लंग से स्मोक इनहेलेशन पैटर्न और बॉडी पर मिले स्ट्रैंगुलेशन और स्मॉदरिंग के मार्क्स इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि विक्टिम की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। साथ ही विक्टिम के कपड़ों पर मौजूद ब्लड स्टेन से ऐसा लग रहा था कि विक्टिम की मरने से पहले किसी से जोरदार हाथापाई हुई थी। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ा रेड फ्लैग सामने आया। पुलिस ने नोटिस किया कि विक्टिम का मोबाइल फोन फ्लैट से गायब था। यह बात सस्पिशियस थी, इसलिए शर्मिला का फोन नंबर तुरंत सर्वेलेंस पे लगा दिया गया और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी गई। जब पुलिस ने पड़ोसियों और जानने वालों से पूछताछ की तो पता चला कि शर्मिला आमतौर पर अपनी फ्लैटमेट शबरीन के साथ रहती थी, लेकिन इंसिडेंट वाली रात शर्मिला फ्लैट में पूरी तरह अकेली थी। और यहीं से इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर विक्टिम अकेली थी तो फिर उस रात फ्लैट की चार दीवारी के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वहां कोई और भी मौजूद था? और जब घर अंदर से बंद था तो फिर शर्मिला का फोन कहां गया? शर्मिला के दोस्त रोहित ने कंप्लेंट रजिस्टर करते हुए पुलिस से इसे एक मर्डर केस की तरह इन्वेस्टिगेट करने की अपील की। ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए पुलिस ने भी इसे एक प्लान मर्डर केस माना और इसी एंगल पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। पुलिस के पास अभी तक ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा था जिससे इसमें शामिल शख्स के बारे में कुछ भी पता चल सके, लेकिन 2 दिन बाद यानी 6 जनवरी 2026 को इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा डिजिटल ट्विस्ट सामने आया, जब अचानक शर्मिला का गायब मोबाइल फोन किसी ने ऑन कर दिया और उसमें नया सिम कार्ड डाल दिया। जैसे ही नेटवर्क एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, पुलिस को यकीन हो गया कि जिसने फोन उठाया है वही इस पूरे मामले की अहम कड़ी हो सकता है। पुलिस ने तुरंत फोन के IMEI नंबर को सर्वेलेंस पे लगा दिया और टेलीकॉम डेटा के जरिए उसकी मूवमेंट ट्रैक करनी शुरू कर दी। टार लोकेशन डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट को एक साथ एनालाइज किया गया और जैसे जैसे लोकेशन नैरो होती गई, पुलिस को जो रिजल्ट मिला उसने सबको शॉक कर दिया। फोन की एक्टिविटी किसी दूर जगह से नहीं बल्कि उसी अपार्टमेंट के आसपास से ट्रेस हो रही थी जहां शर्मिला रहती थी। और हैरानी की बात यह थी कि सिग्नल एक ऐसे घर के पास से आ रहा था जहां पुलिस 2 दिन पहले ही रूटीन पूछताछ के लिए जा चुकी थी। वही घर जहां 18 साल का एक लड़का रहता था, कर्नल कुरई। कुरई अपनी मां के साथ उस घर में रहता था, लेकिन उस वक्त पुलिस को उस पर ज्यादा शक नहीं हुआ था। पूछताछ के दौरान भी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी मां ने भी बताया कि शर्मिला और उनके परिवार के बीच पड़ोसियों जैसा नॉर्मल और फ्रेंडली रिलेशन था। लेकिन अब जब मिसिंग फोन की लोकेशन उसी घर के आसपास ट्रेस होने लगी तो पुलिस के लिए कुरई एक इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। बट फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स ने जल्दबाजी में उसे हिरासत में लेने का फैसला नहीं लिया, क्योंकि पुलिस जानती थी कि सिर्फ एक डिजिटल क्लू के बेसिस पर एक्शन लेना रिस्की हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने उसका डिटेल बैकग्राउंड चेक किया। 18 साल का कर्नल कुरई एक सेकेंड ईयर PU स्टूडेंट था। सिंपल भाषा में कहें तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पढ़ाई में काफी तेज था और उसने अपने SSLC एग्जाम्स में 97% स्कोर किया था। कर्नाटका के कोडगु से बिलोंग करने वाला कुरई बेंगलुरु में अपनी सिंगल मदर के साथ रहता था। एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाला शांत स्वभाव का लड़का जिसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए पुलिस ने अगले 3 दिनों तक यानी 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2026 तक टेलीकॉम वेरिफिकेशन, डिजिटल ट्रैकिंग और प्रॉक्सिमिटी एविडेंसेस को क्रॉस वेरीफाई कर सबको एक साथ कनेक्ट करते हुए केस को लीगली एयर टाइट बनाया। और नेक्स्ट डे 10 जनवरी 2026 को राम मूर्ति पुलिस ने एक प्लान्ड ऑपरेशन के तहत कर्नल कुरई के घर पर रेड मार उसे वहां से हिरासत में ले लिया। पुलिस को उसके पास से शर्मिला का फोन भी बरामद हुआ। अरेस्ट के बाद जब कुरई से सख्ती से पूछताछ की गई
तो धीरे धीरे उसने वो सच बताना शुरू किया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक ऐसी वजह जो जितनी बीमार थी उतनी ही खौफनाक। 18 साल का कुरई शर्मिला की अपार्टमेंट बिल्डिंग के बगल वाले घर में रहता था। अब चूंकि उसके घर की छत शर्मिला की बालकनी से काफी नजदीक पड़ती थी, इसलिए जब भी शर्मिला बालकनी में होती और कुरई अपनी छत पर होता तो एक जनरल ह्यूमन नेचर के तहत दोनों के बीच कैजुअल हाय हेलो शुरू हो गया था। अब कुरई एक स्कॉलर स्टूडेंट था और शर्मिला एक वर्किंग प्रोफेशनल, इसलिए दोनों के बीच कभी कभार पढ़ाई और करियर रिलेटेड टॉपिक्स पर भी थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती थी। बाहर से दिखने पर यह एक बिल्कुल नॉर्मल इंटरेक्शन था, लेकिन इसी इंटरेक्शन में ही कुरई शर्मिला को मन ही मन पसंद करने लगा। वो इस फिराक में रहने लगा कि कब शर्मिला अपनी बालकनी में आए और वो किसी बहाने से उससे बात कर सके। शर्मिला के कैजुअल हाय हेलो, उसका सिंपल स्माइल एक्सचेंज करना कुरई के लिए धीरे धीरे कुछ और ही मायने रखने लगा। अब शर्मिला तो उसे एक बच्चा समझकर मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी नॉर्मल फ्रेंडलीनेस को कुरई ने पर्सनल इंटरेस्ट समझ लिया था और उसे अपने दिमाग में रोमांटिक सिग्नल की तरह इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया था। कुरई ने खुलासा किया कि जितनी बार भी उसे शर्मिला से बात करने का मौका मिलता, उसका ऑब्सेशन उतना ही गहरा होता चला जाता। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी बना ली थी जो हकीकत से बिल्कुल अलग थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुरई ने यह भी एडमिट किया कि वो रेगुलरली पॉर्न वीडियोस देखता था, जिस वजह से अब उसके दिमाग में शर्मिला को लेकर एक बीमार फैंटेसी डेवलप होने लगी थी। उसे लगने लगा कि शर्मिला भी अब उसमें इंटरेस्टेड है और बस एक मौके का इंतजार कर रही है। कुरई की एक्सपेक्टेशंस और उसका रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को लेकर परसेप्शन धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हो चुका था। हकीकत यह थी कि यह सब कुछ सिर्फ कुरई के दिमाग में चल रहा था। यह एक तरफा ऑब्सेशन था जिससे शर्मिला पूरी तरह अनजान थी। कुरई हमेशा शर्मिला से जुड़ी हर छोटी बात पता करने की कोशिश में रहता और इसी में उसे पता चला कि शर्मिला की फ्लैटमेट शबरीन शहर से बाहर गई हुई है और शर्मिला कुछ दिनों के लिए फ्लैट में अकेले रहेगी। अब इस बात को कुरई ने एक मौके की तरह देखना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में बसी वो घटिया फैंटेसी उसे हकीकत में तब्दील होते नजर आने लगी। धीरे धीरे वो शर्मिला के डेली रूटीन और मूवमेंट्स को साइलेंटली ऑब्जर्व करने लगा। हर गुजरते पल के साथ बढ़ती उसकी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर्स ने उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया दिया। उसने देखा कि वो शर्मिला की बालकनी का इस्तेमाल करके फ्लैट के अंदर जा सकता है और शर्मिला को सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए अप्रोच कर सकता है। उसे लगने लगा कि वैसे भी शर्मिला उसे देखकर स्माइल करती है, अच्छे से बात करती है, तो यानी वो भी उसमें इंटरेस्टेड है और वो खुद भी इसके लिए राजी हो जाएगी। वैसे भी जिस तरह की फिल्म्स वो देख रहा था उसमें इस तरह की स्टोरी लाइन में ऐसा ही होते दिखाया जाता था। कुरई ने अपने घर की छत से नोटिस किया कि शर्मिला की बालकनी में एक वुडन डोर और एक स्लाइडिंग विंडो है, लेकिन अंदर से बंद होने पर वुडन डोर को खोलना इम्पॉसिबल था। लेकिन जिस तरह की स्लाइडिंग विंडो उस बालकनी में लगी थी, वैसी ही स्लाइडिंग विंडो कुरई के स्कूल की लाइब्रेरी में थी और उसे एक टेक्निक पता थी जिससे वो इस तरह की लॉक्ड विंडो को खोल लेता था, क्योंकि इसी तरह से वो स्कूल की लाइब्रेरी की स्लाइडिंग विंडो को खोलकर चुपके से बुक्स निकाल लेता था। कुरई की छत की बाउंड्री और शर्मिला की बालकनी के बीच बहुत कम गैप था, इतना कम कि कुरई की छत से कोई भी बालकनी की रेलिंग्स को पकड़कर शर्मिला की फ्लैट की बालकनी में बड़े आराम से जा सकता था। और वैसे भी कुरई जैसे कम उम्र के लड़के के लिए तो यह एक बाएं हाथ का खेल था। 3 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बालकनी के रास्ते से स्लाइडिंग विंडो के थ्रू दबे पांव शर्मिला के फ्लैट में घुस जाता है। उस वक्त शर्मिला किचन में दूध गर्म कर रही थी। शर्मिला की नजरों से बचते हुए कुरई हॉल में आकर छुप गया। शर्मिला को जब कुछ आहट सी लगी तो वो देखने के लिए अपने रूम की तरफ गई और जैसे ही वो अपने रूम में दाखिल हुई, कुरई ने मौका देखकर उसे पीछे से पकड़ लिया। बेखबर शर्मिला अचानक इस हरकत से घबराकर चीखने लगी। शर्मिला की जगह कोई भी शख्स होता तो वो भी ऐसे ही सहम जाता और चीखने और शोर मचाने लगता। कुरई मानो इस तरह के रिएक्शन के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो पीछे से पकड़ को छोड़ते हुए शर्मिला के सामने आ गया। कुरई को लगा कि उसको देखकर शर्मिला नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसकी यह गलतफहमी जल्दी मिट गई। कुरई को देखते ही शर्मिला को एक पल तो ये विश्वास ही नहीं हुआ कि यह हरकत उस लड़के ने की है जिसे वो अपने बुरे सपने में भी ऐसा करने का नहीं सोच सकती। जो लड़का उसे बातचीत और बिहेवियर से सीधा साधा सा लगता था, वो इस तरह देर रात चोरी छुपे घर में आकर इस तरह की नीचता पर उतर आएगा, ये शर्मिला ने सोचा नहीं था। शर्मिला की चीख सुनते ही कुरई घबरा गया और उसे तुरंत एहसास हो गया कि अगर आवाज बाहर तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसी घबराहट में वो तुरंत शर्मिला की तरफ भागा और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन शर्मिला भी खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थी। धक्का मुक्की के बीच वो बैलेंस खो बैठी और जोर से जमीन पर गिर गई, जिससे उसके सर पर चोट आ गई और काफी खून बहने लगा।
शर्मिला के गिरते ही कुरई उसके ऊपर चढ़ गया और उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगा। उस पर शर्मिला पूरी जान लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो हाथ पांव मार रही थी, उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी, सांस लेने के लिए जूझ रही थी। लेकिन इसी जद्दोजहद के बीच कुरई ने शर्मिला का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। ऐसा घिनौना जुर्म करने के बाद कुरई को अब डर लगने लगा कि अगर पुलिस तक ये बात पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर और घबराहट के कारण उसने इस मर्डर को एक्सीडेंटल फायर जैसा दिखाने का फैसला किया। कुरई ने सोचा था कि अलग अलग जगहों पर आग लगाकर सीन को ज्यादा कन्विंसिंग बना देगा, इसलिए उसने बेडशीट, कर्टन, सोफा और वेकेंट बेडरूम जैसे स्पेसिफिक स्पॉट को टारगेट किया। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने जल्द ही नोटिस कर लिया कि आग नेचुरल तरीके से स्प्रेड नहीं हुई थी। फिर जब उसकी नजर शर्मिला के आईफोन पर पड़ी तो उसके मन में एक लालच भी आया। उसने ये भी सोचा कि अगर फोन फ्लैट में रह गया तो कहीं पुलिस को कोई क्लू ना मिल जाए, इसलिए सारे डायरेक्ट लिंक्स हटाने के लिए वो शर्मिला का फोन उठाकर बालकनी से वापस भाग निकला। इनफैक्ट आग लगाने के बाद वो बाहर इकट्ठा हुई भीड़ में शामिल होकर तमाशा भी देख रहा था। कुरई को लगा कि उसने सब कुछ सोच समझकर किया है, लेकिन शर्मिला के महंगे फोन को इस्तेमाल करने के लालच में जब उसने उसमें दूसरा सिम कार्ड डाला तो वहीं से इस पूरे केस का खुलासा हो गया। और इसके बाद कुरई पर भारतीय न्याय संहिता के कई सीरियस सेक्शंस लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन और कलेक्टेड एविडेंस के आधार पर उस पर सेक्शन 1031 के तहत मर्डर, सेक्शन 64(2) रेप से जुड़े आरोप, सेक्शन 66 सिवियर बॉडली हार्म से संबंधित प्रोविजंस और सेक्शन 238 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की धाराएं लगाई गई। शर्मिला की कहानी सिर्फ 3 जनवरी 2026 की उस आग में खत्म नहीं हुई। शायद उसका ट्रेजिक एंड उस दिन शुरू हो गया था जब एक 18 साल के लड़के ने एक नॉर्मल स्माइल को अपनी डिस्टॉर्टेड फैंटेसी का हिस्सा बना लिया। यह केस हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल सच से रूबरू कराता है, और वो ये है कि कभी कभी क्राइम किसी बड़े गैंग, पैसों या पुरानी दुश्मनी से नहीं, बल्कि एक इंसान के अंदर पल रही गलत सोच, एंटाइटलमेंट और रिजेक्शन को हैंडल ना कर पाने की वजह से होता है। साइकोलॉजिकली देखें तो कुरई का ऑब्सेशन एक क्लासिक एग्जाम्पल था डिस्टॉर्टेड परसेप्शन का। जब किसी इंसान के दिमाग में फैंटेसी और रियलिटी की बाउंड्री धीमे धीमे ब्लर होने लगती है तो वो छोटी छोटी नॉर्मल चीजों को भी पर्सनल सिग्नल समझने लगता है। एक सिंपल स्माइल, एक नॉर्मल ग्रीटिंग या एक कैजुअल इंटरेक्शन भी उसके लिए इंटरेस्ट का प्रूफ बन जाता है। सोशियोलॉजिकली यह केस एक और सीरियस बात को हाईलाइट करता है कि आज डिजिटल कंटेंट, स्पेशली एक्सप्लिसिट कंटेंट, अगर बिना इमोशनल मैच्योरिटी के कंज्यूम किया जाए तो वो रिलेशनशिप और कंसेंट को लेकर डेंजरस मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर सकता है। रियल लाइफ इमोशंस, बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हो सकता है, और जब ऐसी सोच ऑब्सेशन के साथ कंबाइन हो जाती है तो एक तरफा अट्रैक्शन का वॉयलेंट कंट्रोल में बदल जाए, पता ही नहीं चलता। शर्मिला की कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी छोड़कर जाती है। बहुत सारे लड़के आज भी एक डेंजरस सोच के साथ बड़े होते हैं, जहां उन्हें लगता है कि लड़की की ना का मतलब हाँ होता है, या फिर अगर वो हंसी तो फंसी। यह सिर्फ एक जोक या डायलॉग नहीं है, यह एक ऐसी सोच है जो धीरे धीरे कंसेंट और रिस्पेक्ट की समझ को खत्म कर देती है। सच ये है कि ना का मतलब सिर्फ और सिर्फ ना होता है, और किसी की स्माइल, फ्रेंडलीनेस या बेसिक कर्टसी का मतलब कभी भी रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं होता। एक लड़की अगर नॉर्मल तरीके से बात कर रही है, स्माइल कर रही है या फ्रेंडली बिहेव कर रही है तो वो सिर्फ एक इंसानी बिहेवियर है। उसे अपनी कहानी बना लेना, सिग्नल समझ लेना या फिर अपनी फैंटेसी प्रोजेक्ट कर देना, यही वो पॉइंट होता है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। और अगर ये बेसिक बात लोगों की समझ में आ जाए तो शायद बहुत सी शर्मिला जैसी कहानियां कभी शुरू ही ना हो। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप Spotify पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।